नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडर पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसके एग्ज़ाम जो है वो नवंबर में स्टार्ट होने वाले हैं। 14 नवंबर से लेकर ये 5 दिसंबर तक एग्ज़ाम होंगे। तो पिछली बार बच्चों ने कहा था कि न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो थे काफ़ी अच्छे थे। कुछ को बच्चे कहते हैं कि एसएससी सीजन लेवल के भी थे, कुछ क्वेश्चन मतलब उसमें आए थे, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ही थे। तो हम पिछले साल जो एग्ज़ाम हुए थे वो 2020 में, तो उनके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे उसको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और किस तरह का एग्ज़ाम में आगे भी हमें देखने को क्वेश्चन मिल सकता है, तो उस चीज़ का आइडिया हमें यहाँ से लग जाएगा। ठीक है, हमारे वीडियो जो हैं वो लगातार नहीं आ रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पर इसका भी एक कारण ये है कि अभी फ़िलहाल हमारे पास उतने मतलब सब्सक्राइबर नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से हम ऑनलाइन भी आकर के आपको अच्छे से वीडियो और उसका सोल्यूशन दे सकें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि हम लाइव आकर करके और कंटिन्यू वीडियो दे करके आपको ज़्यादा हम और इसमें सहूलियत प्रदान कर सकें। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी बातें नहीं करते हैं, ये शिफ्ट 1 है। मतलब जो 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, नवंबर में, आई थिंक 27 नवंबर को ये एग्ज़ाम हुआ था। उसका पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे ये उसके आंसर किए। तो हम क्या करेंगे कि जितने भी आंसर पेज थे उनको हम जो क्वेश्चन आए थे उसको हम सॉल्व करेंगे, ताकि हमको एक आइडिया मिल जाएगी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और उस तरह के क्वेश्चन ही इसी से मिलते जुलते आएंगे, ज़्यादा फर्क नहीं होगा, तो हम इजीली कर सकेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये वीडियो हमारा रिकॉर्डेड है, तो अगर आपको लगेगा कि मतलब थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन में मेरी मतलब आपको एडवाइस ये रहेगी कि हर एक क्वेश्चन पे आप उसको रोक करके 5-10 सेकेंड या 20 सेकेंड जितना भी आपको समय लगता है उतना देर उसको अपना खुद समय दें। और मैं ख़ास तौर पे ये बात ज़रूर कहूँगा कि आप हर एक प्रयास करें, मतलब 1 तरीके, 2 तरीके, 3 तरीके, जब नहीं हो पाए उनसे तभी आप इसको दोबारा से और उसको ओपन करके फिर से इसको देखें कि इसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है, पहले आप मेरे कहने का मतलब खुद ट्राई करें ज़रूर। चलो आप पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं 100 क्वेश्चंस में से। ठीक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन ये है, ए किसी काम को 40 दिन में और बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो अगर अपनी स्पीड बढ़ानी है तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ के फिर वापस दोबारा पढ़ के डिजिट लिखने से अच्छा ना साथ साथ करते रहें। मतलब ये धीरे धीरे हैबिट बनेगी, एक ही बार तुरंत हैबिट नहीं बन जाएगी। जो नए स्टूडेंट होते हैं, जो मतलब अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, उसमें समय लगता है, पर इससे थोड़ा उनको भी आदत अगर वो डालेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, कह रहा ए किसी काम को 40 दिन में करता है, तो ए किसी काम को 40 दिन में करता है और बी उसी काम को 50 दिन में करता है। उन्होंने यानी कि इनकी एफिशिएंसी क्या, अगर हम रेशियो बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी लेना तो इनके डेज का जो एलसीएम होगा उससे हम इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 4 पंजे 20 और 5 चौके 20, यानी एफिशिएंसी आ गई। यानी ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। यहाँ यूनिट का मतलब आप कुछ भी मतलब कह सकते हैं कि टोटल 200 वर्क है, उसमें से ए एक दिन में 5 काम करता है और बी 4 है। यूनिट में कह लो आप कि 200 यूनिट टोटल टाइम था, मतलब टोटल वर्क था, उसमें से 5 यूनिट में ए करता है और बी 4 करता है। क्या उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया। यानी कि 5 दिन तक तो उन्होंने साथ में काम किया ना। तो यानी कि अगर हम इनके रोज़ के काम को देखें तो एक दिन का टोटल काम इनका मिला करके कितना होगा, 9। ठीक है, और उन्होंने साथ में कितने दिन तक काम किया, 5। यानी इस पूरे 200 काम में से उन्होंने 5 दिन में इस 45 काम को निपटा दिया, मतलब खत्म कर दिया। बचा कितना इनके पास, 155। अब कह रहा है ये जो शेष काम बचा, ये जो रिमेनिंग वर्क बचा है 155, इसको ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए अकेला करेगा तो उसे उसकी जो एफिशिएंसी है, जो उसके कार्य करने की क्षमता, उसी से हम उसको डिवाइड करेंगे सिर्फ। तो 5 से काटेंगे तो 5 से 15, 5 से कम 5, यानी 31 दिन में ए उस काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप रोक करके इसको करें। ठीक है, यदि दूसरा क्वेश्चन करते हैं, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 9% से बढ़कर 13.5% हो जाते हैं, यानी वो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट 9% से बढ़कर वो 13.5% हो गया है। ठीक है, और इस वजह से उसके ब्याज में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3,690 का। यानी कि डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, जो ये चेंज हुआ है इसकी वजह से तो आ रहा है। यानी कि ये चेंज कितना हुआ है, 4.5%। ठीक है, यानी
ये 4.5% का ही मतलब तो ये 3690 है। अगर कोई चेंज आ रहा है तो इधर जो चेंज हो रहा है उसी की वजह से तो इस तरफ चेंज आ रहा है, तो यानी 4.5% का मतलब 3690 है। तो हमें क्या चाहिए, मोर देन यानी कि 100%। एक एक परसेंट में थे ना दोनों, तो हमें 100% चाहिए, तो डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कितनी बार में कटेगा ये, 9 से काट देते हैं, 9 5 45, 9 चौक 36, 9 एकम 9। अब ये 41 से जैसे 5 से काट देते हैं, 5 5 10 20, 20 को 2 से 41 से मल्टीप्लाई करें, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, 1 0 इसका और 1 0 इसका 34, यानी कि इतना हमारा क्या आ जाएगा, इसका मूलधन आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने और वहाँ से सवारी से वापस आने में, यानी एक महिला है, वो यहाँ से वो पैदल जाती हैं इस मंदिर तक, ठीक है, और इस मंदिर से वापस वो आती है। ठीक है, और उस वापस जो आती है वो किससे आती है, पैदल ना आकर के वो कैसे आती है, सवारी से। यानी जाती तो वो पैदल है लेकिन आती कैसे हो, सवारी से, यानी गाड़ी से आती है। और इस पूरे काम में उसको 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। या ठीक है, यानी इस पूरे काम में इसको कितना लग रहा है, 3 घंटे 20 मिनट का समय लग रहा है। अब क्या कह रहा है, यदि वो दोनों और के लिए सवारी का प्रयोग करती है। यानी ये पहली सिचुएशन बता रहा है, वो पहली सिचुएशन ऐसी थी और दूसरी सिचुएशन ऐसी है। एक सिचुएशन में ये कह रहा है कि अगर वो ऐसा करे तो इतना समय लगता है, और दूसरे में कह रहा है कि यदि वह दोनों तरफ से सवारी का प्रयोग करती है, यानी इधर से भी गाड़ी से जाती है मंदिर तक, ठीक है, और इधर से भी गाड़ी से ही वापस आती है मंदिर तक से वापस अपने स्थान तक, तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं। यानी कि पहले कितने लग रहे थे, 3 घंटे 20 मिनट, अब 2 घंटे कम लगेंगे, तो इस 3 घंटे में से 2 घंटे घटा दो, यानी अब उसको टोटल कितना लगता है, 1 घंटे 20 मिनट, इतने तो समय लगता है। तो ये तो सिचुएशन उसने हमें बताई है। अब आगे क्या कह रहा है, यदि वह दोनों ओर पैदल चलती है। अच्छा, कह रहा है कि हमें जो निकालना है वो तीसरी सिचुएशन। अच्छा, वो हमें ये कह रहा है कि अगर मान लो कि वो दोनों तरफ से पैदल चलती है तो उसके द्वारा ले जाने वाले समय का आधा समय बताना है, कितना होगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारा दोनों तरफ से पैदल चलने का जो समय होगा, उस जो लगेगा समय उसका भी आधा बताना है। बच्चे क्या करते हैं, कई बार इसको पूरा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन लगभग खत्म होने वाला होता है, और अंत में इसे रखा आधा समय, तो यहाँ पे भी कुछ लोग मतलब गलती कर जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसा करते हैं, हमारे पास देखो क्योंकि 2 सिचुएशन बनते हैं, तो हम अपने NCERT और स्कूल दिन के याद करते हैं और उस तरीके से इसको लगाते हैं। ठीक है, ताकि आपको जल्दी अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो कि इस पहले सिचुएशन के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन बनाएं तो पैदल चलने को हम मान लेते पी से डिनोट कर देता हूँ कि पी मतलब पैदल जा रहे हैं, और गाड़ी को मान लेता हूँ जी, यानी पैदल और गाड़ी, इस सिचुएशन में टोटल इसको समय लगता है 3 घंटे 20 मिनट। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो इसमें दोनों तरफ से क्या है जी, मतलब इधर से भी गाड़ी से और इधर से भी गाड़ी से, इसको कितना लगता है, 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गया। चलो इसका नाम देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। वो 9वीं 10वीं के दिन याद आ जाएंगे अब हमें। तो अब क्या करें, हमारे को 2 इक्वेशन तो बन गया हमें। तो एक काम करें, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ गाड़ी, यानी कि 2G बराबर 1 घंटे 20 मिनट। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। तो मैं इसे इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ। वैसे मेरे को समझाना पड़ रहा है इसलिए मैं 1 2 3 दे रहा हूँ, बाकी अदरवाइज आप वर्बली भी मैं कर सकते हैं इसको। ठीक है, आप खुद करेंगे तो आपको एक बार देखने के बाद आराम से हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या कह रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लूँ, मतलब हम कहते थे ना समीकरण इसका मान समीकरण इस पर रखने पर, हम तो सरकारी स्कूल में हिंदी में लिखते थे मतलब, तो अब वो ट्राई करते हैं, एक काम करते हैं, अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है फर्स्ट, इस दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दे। अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्यों मल्टीप्लाई किया 2 से, थोड़ा सा उसके बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 2G आ गया। अब इस 2G का मान यहाँ पे तो तभी रख पाएंगे ना जब हमारे पास ये 2G बनेगा, मतलब दोनों तरफ से गाड़ी से बनेगा। ठीक है, तो अब हम वही करेंगे जो स्कूल में करते आ रहे हैं कि समीकरण 3 का मान, यानी इसका मान इस समीकरण का मान 1 पर रखने पर। ठीक है,
इस पर मान इस पर हम रखने पर जो आएगा अब वो कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, ये एक क्या था 2p + 2g बराबर कितना, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था इसको, 2 तिहाई 6 घंटे और 40 मिनट, यही तो होगा। अब इसमें से ये 2g का मान इस पर रख देंगे, यानी कि इसकी जगह पे, तो क्या आ जाएगा 2p + 2g का मान कितना था 1 घंटे 20 मिनट, तो ये 6 घंटे 40 मिनट। अब इस वाले समय को इधर ले जा करके माइनस कर देंगे, तो हमारा 2p का मान कितना आ जाएगा, 6 में से 1 गया 5 घंटे और 40 में से 20 गया तो 20 घंटे। अब ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा 2p, और p को हम किससे रिलेट कर रहे थे, पैदल से, यानी कि p 2 बार है, यानी कि इधर से भी पैदल और इधर से भी पैदल। यही तो हमसे उसने तीसरी कंडीशन में पूछा था इसमें, कि अगर वो दोनों तरफ से पैदल से जाए, दोनों तरफ से पैदल से जाए तो उसके द्वारा लिए जाने वाला समय का आधा समय, तो ये तो पूरा समय है, मतलब दोनों तरफ से पैदल जाती है तो उसको 5 घंटे 20 मिनट लगते हैं। इसका आधा कर देंगे तो एक तरफ से आ जाएगा, मतलब सॉरी एक तरफ से कह रहा हूँ, इसका आधा समय आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 दूनी 4, ये ऐसे करते 5 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 घंटे, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट, और इस 20 मिनट का आधा कर देंगे तो 10 मिनट और जुड़ जाएगा, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट उसको आधा समय उसका होगा, दोनों तरफ पैदल से चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है यहाँ पे। ठीक है, अगर थोड़ा नहीं समझ में आया हो तो आप तसल्ली से इसको एक दो बार रिपीट करके देखें तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इतनी जगह भी तो होनी चाहिए, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व भी तो करना ही जगह पे, फिर नया पेज खोलने के लिए फिर क्वेश्चन पे आओ जाओ, इससे अच्छा यही काम कर लेते हैं अपना, इतने में हो जाना चाहिए शायद, वो तो करने के बाद ही पता चलेगा। चलो, चौथा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 9216 है, यानी कि दो संख्याओं को जब गुना करते तो इतना मान आता है। गुणनफल क्या होता है, जब दो गुना करने के बाद जो हमें गुना करने के बाद जो फल मिले उसी को बोलते हैं गुणनफल। ठीक है, ये हमें 10वीं में पढ़ाया जाता था ऐसे। जब वह बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल यार रहेंगे क्या। ठीक है, कह रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे संख्या नहीं बताया है तो अपनी मर्जी से मान लेंगे। ठीक है, क्या कि बड़ी संख्या जो है उसे मान लिया हमने x और छोटी संख्या जो है वो क्या मान लिया y। तो इन दोनों को गुना करेंगे, बड़ी और छोटी संख्या वही तो बोला दो संख्या है, तो उनका गुणनफल कितना आता है 9216। अब यहाँ पर एक चिंता है हमें, क्या वो क्या कह रहा है, भागफल शेषफल। ठीक है, यानी इससे कुछ याद आ रहा है कि हमारे पास देखो दो संख्या है ना, तो वो क्या बोल रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित करते हैं तो बड़ी संख्या कौन सी जो ऊपर होती है और छोटी संख्या जो नीचे रखेंगे तभी तो आएगा ऐसा x/y। ठीक है, तो हमें वो वाला फॉर्मूला याद आ रहा है क्या कि भाज्य बराबर भागफल गुणा शेषफल, सॉरी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल हो गया, याद ही रह गए हम पुराने दिनों में। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जब हम इस तरीके से इसको भाग करते हैं तो अंदर वाले को हम इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, ये तो बोलते हैं, और ये बाहर वाला क्या होता है भाजक जो भाग करता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, x को भाग करना है ना, मतलब बड़ी संख्या हमने x माना था, x को भाग करना है y से, तो यही तो भाज्य है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x भाज्य और भाजक कितना है y, भागफल कितना है, भागफल हमारे पास दे रखा है उसने 16 और शेषफल 0 है, तो कोई बात नहीं, आ गया ना हमारा आंसर, खत्म कहानी यहीं पे। तो x बराबर कितना हो गया 16y, क्योंकि 0 का तो कोई मान है नहीं जमा करेंगे तो यानी x बराबर 16y आ गया। अगर इस मान को हम यहाँ रख देंगे वापस तो हमारे को y का मान नहीं आ जाएगा, सॉरी x का मान यहाँ रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो इसी जगह बनाते हैं यार, इसलिए से पकड़े ये पूरी देखते हुए। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर मैं इस एक्स का मान यहाँ रख देता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो एक्स की जगह पर रख दिया ये 16 और वाई पहले से ही है बराबर में 9216। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 वाई का स्क्वायर बराबर 9216। 16 से डिवाइड कर दो इसको तो 16 पंजे 80 बच गया 12 यानी कि 121। तो 16 सत्ते 112 बच गया में कितना 9 तो 96 हो गया। 16 6 96 यानी 576 वाई स्क्वायर है यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये किसका वर्ग होता है, तो वाई बराबर कितना आ गया 24। अब वाई बराबर 24 आ गया ना, उसने क्या बोला है उन संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। तो हमें एक्स भी पता करना पड़ेगा क्योंकि एक ही संख्या तो निकली वाई, समझ रहे मेरी बात, एक ही संख्या तो हमारी वाई निकली। तो इस 24 का मान हम वापस से इसी पर रख देंगे तो क्या एक्स का मान नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो 16 × 24 करने की ज़रूरत ही क्या है क्योंकि उनका दोनों का डिफरेंस पूछा है। यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 16 × 24, 16 × 24, 16 यहाँ पे आपका क्या है 16 वाई का मान 24। तो ये बड़ी संख्या हो गई एक्स, इसी को तो मैंने माना था ये बड़ी, ये वाला तो बड़ी संख्या माना था और ये छोटी। तो 16 × 24 और इसमें से माइनस करना है यही छोटी संख्या। तो 24 दो बार ना सीधा कॉमन ले लेना, क्या दिक्कत है। 16 - 1 तो 15 आ गया। 24 × 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24 दाम में 240 और 24 पंजे 120 तो हमारा हो गया 360। दोनों को जोड़ेंगे तो आ गया खत्म कहानी। अब आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन पे अपने, बस स्पेस बनाइए है ना, इसके बाद में दिक्कत हो गई पे। ठीक है आ जाओ। कह रहा है x + y - z का और इन तीनों का रेशियो दिया हुआ है y - z + 2z 2x। ठीक है इनका रेशियो और हमें इसका अनुपात बताना है, मतलब इनका रेशियो बताना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से एक चीज़ देखो, हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, किसी भी दो को ऊपर नीचे लेकर के यहाँ पे इनके रेशियो को ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। लेकिन एक शॉर्ट तरीका ये है कि ध्यान से देखा जाए कि इसका मान कितना है 2, इसका मान 1। अगर हम इन दोनों को पहले और तीसरे को जोड़ दें तो आंसर बीच वाला ही आएगा 3। यानी मैं कहूँ अगर इसको और इसको मैं जोड़ देता हूँ तो इसके बराबर हो जाएगा। तो आओ इसी से शुरू करते हैं। x + y - z प्लस इसमें तीसरा वाला यार जोड़ देते हैं 2x + z - w बराबर में इनकी चला आता है, मिचला क्या है यही है, तो y - z + 2w। ठीक है इसको खोल लेते हैं, क्या हो जाएगा x + y - z + 2x + z - w बराबर में y - z, पूरा राइटिंग का एडजस्ट कर लेना भाई। तो देखो ये प्लस का y, ये प्लस का y ख़त्म, माइनस का z ख़त्म। हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर x और 2x, तो ये हो गया दोनों जोड़ के 3x और ये z - w और इधर खाली w बचा हमारे पास 2 w। तो कोई बात नहीं, इस w को हम एक तरफ ला देंगे, सॉरी ये w और ये 2 w, हाँ तो z को ये लेने देंगे और ये w को इस w को हम इधर ले जाएंगे बराबर के इधर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 w पहले से ही और एक और ही चला जाएगा तो कितना जाएगा 3 w, उतना जगह नहीं है, एक स्टेप जोड़ के दिखाएं। ठीक है अभी हमारे पास क्या है 3 वेरिएबल का इक्वेशन प्राप्त हो गया हमें। ठीक है अब हमें इसको ना ऐसे क्वेश्चन में इस पर फिट कर देते हैं तो हमारा जल्दी आंसर आ जाता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, हमें इस तरीके से इसको बनाना चाहिए कि ऐसा हमारे को आ जाए। अब मेरे पास एक तरीका है कि 3 w को रख करके भी इस पर हम कर दें, 3 w का मान हम 3x + z रख देंगे तो भी आ सकता है। लेकिन एक बात तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि यहाँ पर x के साथ x तो हो जाएगा और इस 3 w की जगह z के साथ तो z भी आ जाएगा, पर ये जो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हम शॉर्ट तरीका अपनाते हैं, क्यों ना इस 3x + z की जगह पर छोटा सा 3w रख देते हैं। यहाँ पर नहीं समझ में आया, देखो ऐसे मान लो मैंने ये कोई इक्वेशन उतारा 3w - 3x - z, ये हो गया। अब इसका रेशियो इधर 3w को ऐसे छेड़ेंगे नहीं, इसको पढ़े रहने देंगे। अब देखो इसमें से क्या करते हैं 3x - z में से इस माइनस के 3x - z में से इसमें से माइनस बाहर ले लेते हैं तो क्या हमारे पास क्या बचे, इसको सेकंड में बराबर कर देते हैं 3x + z। ठीक है और इसको ऐसे रहने देंगे, छेड़ेंगे नहीं। अब 3x + z है तो ये भी 3x + z ही तो था, इसका 3w इसके इक्वल है, यानी इसकी जगह पर हम 3w लिख सकते हैं। ठीक है और यहाँ 5w पहले से ही है और यहाँ रेशियो इसका चल ही रहा है वैसे का वैसे, उससे हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो 5 में से 3 गया तो
यहाँ कितना बचेगा 2W, और यहाँ 3W का 3W ऐसा ही है। हमें W सेम आ गया दोनों, यानी 2:3 का हमारे पास क्या हो गया, रेशियो आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब कह रहा है एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर पर एक वर्ष के अंत में इतना हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि 10% एनुअल है और इंटरेस्ट हमारा लग रहा है अर्धवार्षिक रूप से, यानी इसका हम हाफ कर देंगे तो भी हमारा निकल सकता है आराम से। ठीक है, यानी कहने का मतलब 10% इंटरेस्ट पर एनम पूरे साल का हम लेकिन 6 महीने पे लगाते हैं, तो हम 5% के हिसाब से लगाएंगे ना, आधा तो तभी करेंगे। और ये भी कैसा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज CI पे लगाना है। और वो बता रहा है कि एक वर्ष के बाद इतना राशि हो जाती है, यानी कि हमारा क्या मिश्र धन दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सक्सेसिव लगा के ख़त्म करेंगे। तो सक्सेसिव पता है ना, 5 + 5 + 5 × 5 / 100, ये करते हैं 25 और 55 25/1/4, यानी हम सीधा कह सकते हैं कि 25 कह रहा हूँ, 5 5 10 और 1/4 का मतलब 0.25, ये आ गया। तो ये हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। पर हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इंटरेस्ट जुड़ जाता है उसमें मूलधन में। यानी कि ये जो हमारा अमाउंट है 20,947 से 150 करके ख़त्म करते हैं, और 10.25 को सीधा 10 ही करें, 110 कर लेते हैं। यानी ये 110 का मान इतना है, इसमें इंटरेस्ट कितनी जुड़ा हुआ है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जुड़ने के बाद जो आया वो मिश्र धन है। यहाँ पे साहब बोल रहा है एक वर्ष के बाद हमें इतना मिलता है धनराशि। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज के बाद का है, तो हमें क्या चाहिए, पहले का, तो इंटू 100 कर देंगे, तो ये पहले का आ जाएगा। लेकिन आगे वो क्या कह रहा है, यानी ये जो मूलधन है ये आ गया हमारा। अब वो आगे क्या कह रहा है, कह रहा उसी धनराशि पर, मतलब वो जो मूलधन था उस पर, यानी इस पर, इसकी बात कर रहा है, पहले के 3 गुना ब्याज दर पर, यानी कि पहले 10% था, तो अब इसका 3 गुना कितना जाएगा, 30%। तो 30% इसका कितने समय के लिए, इतने वर्षों के लिए। तो इसको हम फ्रैक्शन को जो सही से मिश्रित भिन्न है इसको सही से कर लेंगे, तो 5 चौके 20 और 2 22/5, इतने समय के लिए अगर रखते हैं तो साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो ये हमारा क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज लगने के बाद हमारा ये क्या था, मिश्रित धन था। और मिश्रित धन हमारा ये दे रखा था, वो कितना था, 110% था। हमें क्या चाहिए, मूलधन, तो इंटू में 100 कर देंगे, यानी ये हमारा टोटल मूलधन हो गया। अब हमारा मूलधन निकल गया। अब हम उसको लिख के काट के फिर दोबारा ये करें, इसे हम क्यों ना डायरेक्ट एक ही साथ सबको काट पीट देते हैं ना। तो ये हमारा मूलधन हो गया। तो हमें पढ़े ना साधारण ब्याज में, तो मूलधन गुने ये क्या है, दर बोला उसमें 3 गुना हो गया है, तो 30% और समय। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा, साधारण ब्याज। अब उसको काट देना 100 से, ये 100 खत्म हो जाएगा, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, 11 दूनी 22, इस 5 से इसको काट के फिर मल्टीप्लाई कर देना, 5 चौके 20, 5 कम 5, 5 9 45, 0, ये 3 दूनी 6 है, यानी 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000, और ये लगभग 25 के आसपास आ जाएगा। करके देख लेते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में 54 4, 5 6 कम 6 5 11, 6 6 24 1 25 140। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, इसको कम कर दिया था, नीचे हमने 0.25 हटा दिया था, कम कर दिया था, इसलिए आंसर क्या आ गया होगा, ऊपर में बड़ा, यानी थोड़ा सा बड़ा है, यानी इससे थोड़ा कम करेंगे तो 25,080 के आसपास हमारा ये आंसर आ जाएगा, और इसके आंसर कुछ है ही नहीं। ठीक है, आज 7वें क्वेश्चन पे, क्या 2 छात्र ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4400 रुपये मिलते हैं, दोनों को मिला करके 4400 रुपये मिलते हैं। ठीक है, यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% मिलता है, यानी सीधी सी बात है कि अगर बी को 100 मिल रहा है तो इसको 120 मिल रहा होगा। वैसे तो फ्रैक्शन में डायरेक्ट ऐसे ही कह सकते थे हम वर्बली, पर पूछने बच्चे हैं तो उस हिसाब से होते हैं हर बार, तो उस हिसाब से हमें पूरा बताना पड़ता है। तो ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120%, यानी इसको 100 मिलता है तो इसका 120% कितना होगा, 120, तभी तो होगा, इसका 100 होगा तो 120 राशि का 120% भुगतान किया गया है ना, यानी कि इसको डिवाइड करके इसका रेशियो निकाल लो तो क्या हो जाएगा, 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, 6:5 का आगे रेशियो। अब कह रहा बी को कितना मिलता है, तो ये टोटल कितना आ गया 11, उसमें से बी को कितना मिलता है 5, तो इस पूरे 11 में से बी को कितना मिलता है 5, और राशि कितनी है हमारे पास। ठीक है, तो 11 चौक 44 और 4 पंजे 20, 2000 रुपये।
कह रहा है एक वस्तु, 8वां क्वेश्चन, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 क्रमागत छूटें देने के बाद, यानी कि वो छूट किस पे दी जाती है हमेशा हमारे को, मार्केट प्राइस पे, यानी कि एमपी पे, यानी जैसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। इस पर 15%, 20% और 18% की 3 छूट देने की बात का बोल रहा है ये। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आओ मानते हैं मार्केट प्राइस हमारा 100 है। ठीक है, अब इससे पहले 15% की छूट देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, ये मार्केट प्राइस अब हो जाएगा 85, 15% इसका घटाएंगे तो फिर 85 का 20% घटाएंगे तो पॉइंट लगा के 10% होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 17 इसमें से घटा देंगे, 17 बचे 85, 17 चौके 68, यानी ये आएगा। ठीक है, पहले ही हमारा 15% घटाने के बाद ये हमारा हो गया था मार्केट प्राइस, के बाद घटाने के बाद हमारा सेलिंग प्राइस ये था। फिर उस टाइम ने जो फिर से डिस्काउंट दिया उस पर फिर हमारा नया ये मिला, और इसमें से फिर हम 18% और यहाँ से लेस कर देंगे तो हमारा छूट देने के बाद जो अमाउंट आएगा वो ये आ जाएगा, इतने बच जाता है लास्ट छूट देने के बाद। तो इसी 68 का हम ये कह सकते हैं कि इसी 68 वाले में से हम 18% इसका माइनस कर देते हैं, तो जो हमारा यहाँ पर बनेगा उसी का मान ये हमारा इतना है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इससे माना जाएगा, मान लो हम इसको x के साथ में ले लेते हैं क्योंकि 18% में निकालने को निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं, बस थोड़ा पॉइंट में आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 68x, इसमें से 18% कम कर देंगे तो यानी कि इसका कितना निकालना है हमको, 18% कम करने के बाद 82% जो आएगा वही तो मान है हमारा, ये 223 अब बस इसको डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है, काट दोगे जो आएगा वो x का मान, उस 100 का मान, मतलब इस 100x का मान आ जाएगा। और उसने हमसे वही तो पूछा अंकित मूल्य, जैसे हमने शुरू में 100x माना था। ठीक है, आ जाएगा, कर लेना, ज़्यादा टफ नहीं है, बस ऊपर नीचे काटना बैठना है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। मान लिया कि उसका जो लागत है यानी कि जो कॉस्ट प्राइस CP है वो मान लिया मैंने कि वो कितना है, 100 है, और उस पर लाभ जो मिल रहा है वो 120, प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है, यानी ये जो प्रॉफिट है बीच का इसका 120% है, यानी इसका 120 कितना होगा, 120 तो 4% खुद, 20% और, तो 120, यानी कि सेलिंग प्राइस मतलब उसकी विक्रय मूल्य क्या होगा, जब कॉस्ट प्राइस में उसका प्रॉफिट, लागत मूल्य में उसका प्रॉफिट जोड़ दे तो सेलिंग प्राइस ही तो आता है, यानी कि हो जाएगा 220। अब क्या कह रहा है, यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए, यानी कि इस 100 को 125 कर दिया जाता है, 25% बढ़ाएंगे तो 125 हो जाएगा, 1/4 भी कर लोगे तो 25 आएगा, जोड़ देना वही। और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, मतलब सेलिंग प्राइस वैसे का वैसे ये 220 का 220 ही है। ठीक है, तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, यानी अब जो ये प्रॉफिट आया है, समझे मेरी बात, ये इस सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट, तो अब कितना है, इसमें से 220 में से 125 घटा दो तो 125 गया, 5 और माइनस कर दो यानी कि 95, यानी ये जो 95 है ये इस 220 का कितना परसेंट निकाल लेना, ये भी हो जाएगा, इजी है। ठीक है, ऐसे का लोग कट जाएगा यार, क्या 2 से कम लो, फिर इसको काट दो, 10, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11, 88, 8 5 40, मतलब ऊपर ही आएगा, इतना आएगा, 50 और 45 के आसपास नहीं जाएगा, ज़्यादा 40 के आसपास ही रहेगा। अब क्या कह रहा है, 0.529 और 2.01 का गुणनफल, यानी कि ठीक है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.01 तो ठीक है, 9 2 5 0 0 0 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 29 दूनी 58, यानी 1058 आ गया। कितने पॉइंट थे यहाँ पर, 3 इस पर पॉइंट थे, 2 इसमें, उन्हें में सबके पॉइंट काउंट होते हैं, याद रखना, प्लस में इक्वल दिखाया जाता है, इसमें सबके काउंट होते हैं। तो 3 2 5 है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया। कह रहा है ये जो है गुणनफल 1 से कितना ज़्यादा अधिक होगा, सीधी सी बात है, इसमें से 1 घटा दो ना, ये वाला 1 घटा दो तो इतना ही ज़्यादा होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या एक गाय, साथ साथ 2 काम मिटा ही रहे हो, भी आराम से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। कह रहा एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बंधी हुई है, यानी एक ये वर्गाकार घास का मैदान है। ठीक है, इसमें एक खूंटे से ऐसे बंधी हुई है यहाँ से गाय, रस्सी की लंबाई 14 मीटर है, यानी कि जिस खूंटे से बंधी है वो, जिस रस्सी उसके गले में लगी हुई है उसकी लंबाई कितनी, 14 मीटर, यानी कि वो गाय 14 मीटर
लंबी रस्सी उसकी गाय बंधी है। अब कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बताइए जिसमें गाय घास चर सकती है। तो पहली बात, जिस गाय के गले में जितनी लंबी रस्सी होगी वो उतने दूर तक ही जा सकेगी। तो मान के चलते हैं यहाँ तक जाती है वो, तो ये 14 मीटर है, मान के चल रहे हैं। वैसे ही यहाँ से भी यहाँ तक ही जा सकती है, यानी ये भी 14 मीटर नहीं है, इक्वल है। अब चाहे यहाँ से बीच में भी चलेंगे तो भी ज़्यादा नहीं जाएगी। यानी ध्यान से देखा जाए तो इतना एरिया वो जो है सिर्फ घास चर सकती है वो। ठीक है, तो अब उसमें क्या बोला, इसी एरिया का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर क्या करना है, वर्ग का मतलब क्षेत्रफल मत निकाल देना, क्योंकि उसने बोला उतने ही एरिया का बताना है जितने की उसको घास चर सकती है, तो इतनी दूरी तो चल सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हम ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारा एरिया है त्रिज्याखंड बन रहा है एक तरह से, ऐसी तो बनता है वृत्त में, तो वही चीज़ तो बन रही है यहाँ पर भी। अगर तो यानी कि इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पर क्योंकि ये पूरा नहीं है, सिर्फ उतना ही एक ही इतना ही हिस्सा है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, 1/4। अब 1/4 थोड़ा कन्फ्यूज़न कर सकता है बच्चों के, पहली बार मतलब पढ़ रहे। देखो 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ा है, एक वर्ग में चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल होता है, तभी तो हम कहते हैं पूरे इसका एरिया कितना होता है, 360, 90 90 90 90 9 चौक 36 360। अब उसमें सिर्फ एक ही तो ये ले रहा है, तो यानी कि इस ये एक ही तो ले रहा है, एक ही एंगल, तो इस 360 में से एक ही एंगल लेगा, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9 कम 9 9 चौक 36 1/4। उसी 1/4 से तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि पूरा ना निकाल के 1/4 का ही हिस्सा हम ले रहे, या हम ये कह सकते हैं कि 4 हिस्से से इसको डिवाइड कर दिया, चौथे हिस्से से। ठीक है, वैसे ही नहीं समझ आता तो एक तरीका और है, देखो इस पूरे का मान कितना होता है, थीटा मतलब 360। ठीक है, तो वैसे भी तुम कर सकते हो 1/4 निकाल करके इसका, तो पाई का मान, सॉरी यार, थीटा का मान कब से 360 हो गया। हाँ, ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया है। तो उस हिसाब से पाई का मान कितना हो गया, 22/7। आर का मान कितना है हमारे पास, 14। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। 25 मीटर लंबी भुजा वाले का ध्यान, अच्छा उससे तो हमको को फिर कोई मतलब ही नहीं, मान लेते हैं ना, यहाँ तक 14 है, कोई बात नहीं। इसके बाकी का जो एरिया है वो कितना है, मान ली 11 है, हमें से क्या मतलब है, हमें यहीं तक का निकालना है। मुझे अभी मैंने ध्यान दिया, तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या मतलब इस तरह का एरिया सिलेंडर पर लेके हम क्या करेंगे, तो 22/7, आर का मान 14 इंटू में 14 और 1/4, यही तो था। डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, 2 से फिर काटोगे तो 2 और 2 से फिर काटोगे तो 7, 22 7 154 होता है ना, 7 दूनी 14 140 और 7 दूनी 14 140 और 14 154। कह रहे 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन 62,000 रुपये है, यानी 5 लोग हैं, उन 5 का एवरेज, इस 5 पर्सनों का एवरेज कितना है, 62,000 है। ठीक है, 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र की प्रमोशन हो गई है, मतलब पदोन्नति हो गई है, और उसके वेतन में वृद्धि हो गई है, यानी कि उसके वेतन में क्या हो गया, इंक्रीज, पहले से इंक्रीमेंट हो गया है। यदि उनके वेतनों का नया औसत इतना है, यानी कि अब जो एवरेज आ रहा है इन्हीं 5 का, अभी भी वही 5 है, कोई नया बंदा नहीं आया है, तो इनका एवरेज कितना आ रहा है, 64,250। एक बात का ध्यान रखना, इसको जब 5 लोग ये थे तो इनका कितना हो रहा था, 62 एवरेज, और अब इनकी जो सैलरी है उनका कितना हो रहा है, 64,250, यानी कि इंक्रीज कितने का हो गया यहाँ पर, 2,250। ठीक है, तो इससे ध्यान रखना कि जो 62,000 ये जो है, और इसमें जो इंक्रीज हुआ है 2,250 हुआ तो एक व्यक्ति का है, पर क्योंकि इसके इंक्रीज होने के कारण इसके 5 में फर्क पड़ रहा है ना, समझ रहे मेरी बात, यानी कि हर एक व्यक्ति में इस 2250 का इंक्रीज शो कर रहा है। ठीक है, पर हमें इसे एक के तौर पर कैलकुलेट करना है, इसलिए हमें 5 का जो आएगा, जितना टोटल इंक्रीज हुआ है, क्योंकि एवरेज है, टोटल नहीं है, एवरेज है, यानी कि हर एक में उतने का इंक्रीज हुआ होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि मान लो 5 लोग थे, उनकी कुछ मतलब एवरेज था, ठीक है, 5 लोग कुछ भी होगा, मान लो 10 या 20 या कुछ भी, मान लो इनका कुछ भी एवरेज था, तो जो इनका टोटल निकलता है उससे हम डिवाइड करते हैं। अगर हम यहाँ पर कह दें इसमें टोटल एवरेज में इतना चेंज है, तो हर एक किसी में कितना चेंज होगा, तो इसको भी 5 से तो डिवाइड करना पड़ेगा 4 का, यानी कि हर एक में 4 का है। समझ रहे मेरी बात, यानी हर एक में उतने का चेंज आया होगा जितने डिवाइड करने के बाद है।
यानी ये डिवाइड करने के बाद ही का तो चेंज होगा, यानी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वापस वो राशि प्राप्त करने के लिए। तो 5 का 0, 5 25 का 5, हाथ में लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 11, 11 250। इतना टोटल इस तरह का चेंज आया होगा, यानी कि उसमें कितना इंक्रीज हुआ इसकी सैलरी में, 11,250 का। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए पर, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 100 लेके करोगे इसलिए निकल जाएगा। तो घर के किराए पर 22%, यानी कि 100 का 22% 22, 40% घरेलू खर्च पर, यानी डोमेस्टिक पे कितना खर्च, राशन डोमेस्टिक एंड फूड पे कितना खर्च करता है वो 40%, यानी 100 का 40 शेष का नहीं बोला है उसने, बोला अभी तक उसी राशि का बोल रहा है। और शेष आगे कह रहा है और शेष आएगा, तो शेष का मतलब क्या है, देखो 40 और 22 खत्म करने के बाद 62 खत्म करने के बाद कितना बच रहा है 35। इस शेष का 50% बच्चों की एजुकेशन पे और अदर्स पे खर्च करता है वो, यानी कि इसका 19 खर्च करती है। और बाकी जो बचा उसकी मासिक बचत है, यानी उसकी सेविंग्स है, यानी बचा कितना था 19 तो बचा, 37 19 में खत्म हो गया था, यानी ये इसकी सेविंग्स है। अब क्या बोल रहा है, जो सेविंग्स है वो 3800 है, यानी इस 19 का माने तो दे रखा 3800। अब उसने क्या बोला, शिक्षा और अन्य पर बताना है कि कितना खर्च हुआ है, यानी इसका बताना है, तो इन 2 से कर दो ना, जितने का मांगता है हमसे। 1919 खत्म तो 3800 का 3800 ही आएगा। अब क्या बोल रहा है, इतने मीटर सेंटीमीटर ये की विमाओं वाले लोहे के एक घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या कितनी होगी ये बताना है। जब भी किसी चीज़ को पिघला करके कोई दूसरी चीज़ बनाया जाता है तो हमेशा कुछ नहीं करना है, उसके वॉल्यूम जो पहले था उसके वॉल्यूम को निकाल के और जो बनाना है उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया करो, इसलिए आ जाएगा ऐसे कुछ जल्दी आराम से। यानी अगर हम बात करें पहला जो घनाभ था इसका वॉल्यूम क्या होता है, L गुने V गुने S लंबा गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और जो गोला है यानी कि उसका क्या होगा 4/3 पाई आर की क्यू, यही तो होता है। इसको इससे डिवाइड कर दो बस, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 चला जाएगा ऊपर। L कितना ऊपर 24.5 पॉइंट हटाते चले जाओ नीचे, यहाँ 10 16.5 इसे हटाया तो एक और 10 बन जाएगा, यानी कि 100। इसे हटाया तो 12। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ नीचे का 4 आएगा मान 22/7 8 पावर 3, ये 7 हट जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा ना क्योंकि, और ये 3 जैसा नीचे ये भी ना चला जाएगा ऊपर, वैसे से डिवाइड कर दो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, मतलब काट पीट के जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, कट जाएगा इजीली। देखो ये कटा शाम की फैन है यार, 11 1 11 बजे 5 11 बजे 55 11 दूनी 22, बड़े टर्म तो ऐसे ही करते हैं, तो काट लोगे आराम से हो जाएगा। 5 से फिर कट जाएंगे 100 वाले, आ जाएगा आंसर। अच्छा हाँ चलो बता देता हूँ यार, जब इसको काटोगे तो ये जो आर है ना ये इधर चला जाएगा आर, क्योंकि हटाओगे तभी तो इस आर का मान आएगा, यानी कि ये जो बच जाएगी वो क्यू में आएगी, घन बन रहा होगा किसी न किसी तरीके से। ठीक है, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी यार, फिर इसमें कोई फायदा नहीं है। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। 13 वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 3432 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल इतना इतने और इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसका देखो ऐसे जब पूछता है कि ये इससे विभाजित हो सकती है कि नहीं वो संख्या, क्या बताओ मतलब क्या जोड़े हैं क्या घटाएं, तो इस तरीके के क्वेश्चन में ऑप्शन पिक किया करो, ऐसे जल्दी हो जाता है। अब देखो मुझे इस पीछे 2 वाले में ऐसा डिजिट जोड़ना है, क्योंकि जुड़ेगा तो इसका पीछे से जुड़ेगा ना टोटल, तो ऐसा डिजिट जोड़ना है जिसको जोड़ने के बाद इन सब में से वो डिवाइड होना चाहिए, ये नहीं कि 1 और 2 से। तो देखो शुरुआत से करते हैं, अगर मैं पीछे 2 वैसे जोड़ूंगा तो यहाँ फिर भी 2 ही रहेगा, क्योंकि 0 में तो जुड़ेगा पीछे 2 ही रहेगा, 32 से 42 जाएगा और क्या होगा बस, तो 2 ही रहेगा। तो 2 तो 10 से जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, तो ये नहीं कर सकता इससे। 5 लेंगे पीछे 5 में 7 हो जाएगा, वैसे नहीं 0 वाले से नहीं कटेगा 10 और 5 से। ठीक है, फिर 6 लेंगे तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 फिर वैसे 10 से नहीं कटेगा। 8 लेंगे यहाँ तो 8 तो 10 हो जाएगा, यानी कि ये 10 से भी कट जाएगा, और 5 के बारे में भी से 0 कटता है, 4 में भी कटता है और 2 में भी कटता है। करके देख लेते हैं। 3432 में 8 जोड़ेंगे तो 3440, अब डिवाइड कर लो, 10 से काटोगे तो 1 हट जाएगा, 340 पूरा कट गया, पूरा वही तो बोला पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 5 से काटेंगे तो भी कट जाएगा, 5 30 5 40, फिर बच गया 4 5 40 खत्म पूरा। 4 से काटेंगे तो 4 32 4 से 4 32 4 से 24 0, ये भी खत्म हो गया। 2 से काटेंगे तो इसका तो हाफ हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पूरे 15 क्वेश्चन हो गए हैं। हम सिर्फ भी मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन लगाएंगे, बाकी जब ये पूरे हो जाएंगे तो हम
फिर और क्वेश्चन लगाया करेंगे अलग सेक्शन में, ठीक है। तो बस हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे ना जल्दी मतलब ना बताना पड़े और आगे जल्दी ना भागना पड़े, तो इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि हम जल्द से जल्द वीडियो लाइव कर करके आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए धन्यवाद, बाय बाय।